नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूँ आपका कानूनी ज्ञान सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्ट खास करके उन लोगों के लिए जो कि ट्रेड करते हैं, वो लोग जिसमें कुछ अनसरप्लस जो कि एलिमेंट्स हैं, जो कि चेक एक दूसरे को लेन देन व्यापार में जो है चेक देते हैं और उसके बाद चेक बाउंसर्स होते हैं और उसमें बहुत लोगों को नुकसान होता है। So this episode is very important for those people who are especially into the commercial activities और जो चेक्स का लेन देन करते हैं in lieu of a legally enforceable debt। उनके लिए, बाकी हमारे लॉयर्स के लिए, हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए, for everyone this topic is very important. So today we have Judge Sahab with us and he will definitely enlighten you about this act. तो जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि हम सिर्फ चेक की बात करते हैं, तो क्या ये सिर्फ चेक ही कवर करता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? थोड़ा इससे पहले करेंगे कि जे एक्ट कब मतलब जे आया कब बना। जो आपने पढ़ा होगा कि 1881 जी। तो ये उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था। इंडिया एक कॉलोनी थी उसमें। तो वो आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए है। तो ये मुझे लगता है कि ये ट्रेड रिलेटेड, जो बिजनेस रिलेटेड, मैरिटाइम लॉ के रिलेटेड जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये क्रिमिनल लायबिलिटी जो है बनाई गई है। क्योंकि जो अनसरप्लस एलिमेंट्स उनको जो उनकी एक्टिविटी थी, वो ट्रेड को जो स्मूथ नहीं चलना देना चाहते थे, जो कुछ उससे हट के किसी से डेट लिया, पेमेंट नहीं की, इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड हैव ए फेयर एंड दिस ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, जे एक्ट मुझे लगता है बनाया गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आप पढ़ोगे इस एक्ट के, तो इसलिए बनाया गया। तो नेक्स्ट आपने किया जो एक्ट की पहले है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया। तो जो दूसरी आपने बात की है, जो इम्पॉर्टेंट बात की है कि ये जो चेक, जो इंस्ट्रूमेंट, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाँ। निगोशिएबल वर्ड होता है ट्रांसफेरेबल, मतलब जो ट्रांसफर चीज हो सकती है। निगोशिएट वो वाला नहीं, समझौते वाला आप समझोगे, जो जनरली निगोशिएट का एक डिक्शनरी मीनिंग है। तो ये है ट्रांसफेरेबल, मतलब उसमें तीन चीजें आती हैं जो इसकी डेफिनेशन में इसमें भी है। पहले आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और इसमें और चेक। तीसरी एक और उसमें एक्सेप्शन बीच में, नॉट इंक्लूडिंग करेंसी नोट। आप कहोगे करेंसी नोट कैसे? नो डाउट वहां पे भी आई प्रॉमिस टू करेंसी नोट पे लिखा होता है, लेकिन प्रॉमिस कौन कर रहा है? गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक, ना के। तो कोई कहेगा कि करेंसी नोट किसी को दिए तो वो इनकी प्रॉमिसरी नोट और जिसकी डेफिनेशन में ना आएंगे। और इसमें होता है ऑन डिमांड, जो इसकी डेफिनेशन है चेक की, ऑन डिमांड और अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल और ये एक आप और पूछोगे कि ये जो चेक है या जो भी है, इसमें जो प्रजम्पशन यही है कि ये जो चेक दिया गया है किसी को, तो चेक आपने देखा होगा, आपने चेक तो उसमें क्या है, एक होता है बीरर के नाम पे, एक आप क्रॉस करते हो जी, पेज अकाउंट होता है, पेज अकाउंट भी होता है, एक बीरर होता है, यहाँ पाई आता है। तो ये जो चेक है, अगर दो किस्म के, एक तो आया पे जिसके नाम पे इंडोर्स किया गया, उसके नाम लेकर, एक होगा अगर किसको ट्रांसफर किया है, तो बीरर है, होल्डर है, वो खुद भी बैंक में जा सकता है और वो उसको कैश करवा सकता है। नाउ वी विल लेट वी कम ऑन मेन जो बोन्स चेक की आपने बात की, जो डिसऑनर ऑफ द चेक की बात की, तो उसके बारे में आप पूछो, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे डिसऑनर होता है, कैसे ये होता है। सर, आम तो दुनिया आजकल जो है ट्रेड सारा चल रहा है और एक चेक जो है वो ईजीएस्ट वे मिल जाता है लोगों को कि भाई दिस इज़ माय लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट। तो ये कोई भी लेन देन है, किसी भी तरह का लेन देन है, तो इसमें
कई बार जब हम एज अ लॉयर हम फाइल करते हैं, केस फाइल करते हैं, तो हमें क्या ये बताना ज़रूरी है या सिर्फ चेक हमारे पास होना ज़रूरी है कि हमें एक रीज़न भी देना कि देयर वाज सम ट्रांजैक्शन? जनरली क्या होता है, कोई भी कहीं पे जाता है, पहले क्या होता था, जो लेजर बुक होती थी किसी बिजनेसमैन के पास जाते थे तो वो उसमें रोजनामचा में लिख देता था, डेली उसके पास होता था, और अपने लेजर में किसी का इन ऑर्डर टू बाइट ऑल दिस कि ये लिखत में कर दिया, और उसने उसको क्या है, मतलब जनरली क्या है कि अभी किसी ने चेक दिया और चेक में डेट डाली 10 दिन की, उस एक इसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक फेथ है बिटवीन टू ट्रेडर्स, टू बिजनेसमैन और टू, उसमें क्या है कि आप नेचुरली ये प्रजम्पशन है, ये प्रजम्पशन ड्रा की जाएगी, कोई भी चेक दिया गया है वो अगेंस्ट कंसिडरेशन क्या है, इनफोर्सेबल डेट है और अदर लायबिलिटी, टू वर्ड्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और ये प्रजम्पशन है। लेकिन आप आगे पूछोगे, एक मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रजम्पशन रिवर्टेबल है, कोई भी प्रजम्पशन होगी तो नेचुरली ना, अगर आप कहते हो वो जो अक्यूज्ड है, जो इसको कहते हैं रिवर्स ओनस रिवर्सिबल है, अक्यूज आ सकता है और अपना कह सकता है कि अगर वो ये कहना चाहता है कि ये इनफोर्सेबल डेट नहीं थी, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में था, मैंने एडवांस चेक दिए थे, जैसे बैंक्स वाले किसी लोन, गाड़ी का लोन सिक्योरिटी दिया है, एज ए सिक्योरिटी दिया है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड फैक्ट ऑफ अगेन फैक्ट एंड ट्रायल। हां, कि ये मैं जो अप्लाइड लॉ वाली अप्लाइड लॉ है, हां, तो इनफोर्सेबल कब होगा? जनरली प्रिजम्पशन है कि चेक हुआ, बट इट इज सब्जेक्ट टू दिस प्रिजम्पशन इज सब्जेक्ट टू रिवर्टेड बाय द अदर साइड या अदर साइड। सर, जब हम ये बात करते हैं चेक बाउंस की, तो चेक बाउंसेस की ना कुछ रीजंस आते हैं कि चेक बाउंस कब कब किया जाता है। ठीक है, आपको चेक आपको दे दिया किसी, ठीक है, आपके पास चेक है, बीरर है, जहाँ कुछ दूसरा है, चेक आपने डाला, प्रेजेंट कर दिया बैंक में फॉर इनकैशमेंट, तो उसमें क्या हुआ, बैंक में को अनस्क्रप्लस, जैसे मैंने कहा, जो लोग हैं जिनकी नीयत नहीं है, उसने डेट ले ली, जहाँ रिपोर्टेबल डेट है, लेकिन उसने एक टाइम निकालने के लिए, बेसिकली ये टाइम निकालने के लिए, जहाँ उसको उनको मतलब वो उसकी नीयत, उसका मैंने था कि मैंने नहीं देना है, मैंने कोई चीज इसके ले ली, डेट इसको एक लिखत में दे दिया, तो ये उसको ये नहीं आइडिया है कि अभी कानून बदल चुका है, अभी अदालतें हमारे पास हैं, अगर डिसहानर होता है चेक तो उसमें एक कार्रवाई हो सकती है। अभी आपके सवाल मैं उस पर आऊंगा पहले, तो उसमें आपने कहा कि किन कंडीशन में, कई बार क्या करते हैं, आपने चेक दिया, उसने अकाउंट अपना क्लोज करवा दिया, जब पैसा निकाल लिया, इनसफिशिएंट अमाउंट हो गए, जहाँ जितने का चेक है उतना अमाउंट है नहीं, वहाँ उतना अमाउंट नहीं है। जहाँ चलाकी क्या करते हैं, जो अनसर्क प्लस जो चलाक लोग हैं, शेड्यूल्ड लोग हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप ही कर। एक और है उसका सिग्नेचर, जो उसमें है सस्पेंड सिग्नेचर अवेलेबल इन द बैंक, डिफरेंस आ जाता है, कर देंगे। नेचुरली जब बैंक के पास जाएगा, मैनेजर साहब के पास जाएगा, इनकैश में वो कहेंगे ना सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये 4-5 कंडीशंस हैं, तो उन्होंने ये बनाया हुआ कि उसमें रेफर टू ड्रार वापस देते हैं, मेमो देते हैं, और जो मेमो बैंक का होगा वो एक प्रिजम्पशन होगी, प्राइमा फेशिया एविडेंस है ये कि ये जो उसमें लिखा होगा स्पेसिफिक कि किस कंडीशन पे ये जो मेमो लगाया गया, मतलब इसको हानर नहीं किया गया है, उसका रीजन क्या था, किस रीजन। आगे फिर आप आगे एक इसका प्रोसेस है, आप पूछोगे इसके आगे, पूछो आप इसके आगे क्या, इसके आगे का जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे व्यूअर्स, हमारे ट्रेडर्स जो कि लॉ नोइंग नहीं होते हैं, चेक लेकर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और 3 साल के बाद उनको होश आती है कि भाई इन्होंने तो हमें पैसा लेना था, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आपके पास चेक आता है उसको कब आपको बैंक में लगाना है, अगर वो डिसऑनर होता है कब आपको लीगल नोटिस सेंड करना है, और लीगल नोटिस के बाद भी अगर आपको पेमेंट नहीं आती है तो कितने दिनों के अंदर आपको केस फाइल करना है। इसमें पहले आप इनको जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इनको बता दो कि वैलिडिटी चेक की है, चेक की वैलिडिटी है और 3 मंथ्स है,
3 ये नहीं months है। आपने चेक किसी ने दिया 6 महीने अपने घर में रख दिया, बैंक में गए नहीं, जैसे मैंने कहा ये जी। बैंक में कैश करवाने सर के कई लिए बार ना ब्लैंक चेक्स हो जाते हैं, उस पर डेट नहीं डली होती है। वो देखो ये आपको इस सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, एक सिचुएशन है जो आपने जी। ये सारी चीजें हैं एविडेंस। एविडेंस की है। अगर सिग्नेचर हो तो नेचुरली कोई सिग्नेचर करके थोड़ा रखेगा सर, जी। बाकी चीजें फिल करने, इसमें भी साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट नेशनल फाइंडिंग। पहले इसके पहले बाद में आते हैं, पहले मैं बताता हूँ सर मैंने कि- ये इसलिए बताया कि एक हालात ये भी हो सकता है कि उनके पास चेक है बट उन्हें ये नहीं पता इसको कब हमने यूज करना है, हमारे पास वैलिडिटी कितनी है, हमें लीगल नोटिस कब भेजना है, और इतनी टेक्निकलिटी में वो अपना कीमती देखिए पैसा जो है। जो जर्नल है जी और जो आप कह रहे हो अनफिल्ड चेक है, जी। सिग्नेचर है, डेट नहीं डाली है, नाम नहीं डाला है, कुछ नहीं, हाँ हम उस पर भी आएंगे बाद में। जी। पहले सबसे करेंगे अगर डेट डाली है जी, तो 3 महीने की तो 3 वैलिडिटी महीने के अंदर आपको बैंक में जाके उसको कैश करवाना है। तो वो हो गया 3 महीने वैलिडिटी ऑफ चेक। 3 months फिर वैलिडिटी। अगर डिसऑनर चेक होता है डिसऑनर ऑफ चेक तो होता है। देन उसके बाद क्या है, Within 30 days of that dishonor of check, the person has to send the legal notice to the person. और उसको 30 कितने दिन days, का नोटिस देना है बताइए। उसमें भी आपको 15 days to 30 days के अंदर का लीगल नोटिस देना No. है। नो उसको नोटिस देना है 15 डेज 15 days फॉर पेमेंट। फॉर पेमेंट। यू आर सपोज टू पे। अभी मैं उसकी बात करता हूँ जो आपने इकट्ठा कर दिया ना बात, जी। तो 15 डेज का उसको टाइम मिलेगा आफ्टर डिसऑनर ऑफ चेक। receipt of the no after receipt Legal of the notice. legal Notice, हाँ। he has a time, मतलब within 15 days जो जिसका जो समझो चेक होल्डर है, जी जो जिसके नाम चेक जिसको चेक है वो within 15 days नोटिस देगा, डिमांड नोटिस, और उसको 15 डेज का टाइम देगा फॉर रीपेमेंट रीपेमेंट। तो फिर उसके बाद अगर वो रीपेमेंट नहीं देता चेक है। अमाउंट की नहीं देता है तो जहाँ उससे एक्सटेंड नहीं करवाता, एक वो भी सिचुएशन आ जाती है। हाँ वो अलग से वो आपको सिचुएशन आ फोन जाती करके है बात करके ये आपने मुझे दिया तो वो भी कि extend अभी कर मेरे देगा। पास पैसा नहीं है अगर तो मेरे को, हाँ, हाँ। कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो उसके बाद अगर नहीं 15 डेज के आगे नोटिस आए तो विदिन 30 डेज कंप्लेनेंट और होल्डर ऑफ चेक हैज टू फाइल has to file a complaint Complaint. before the magistrate. मैजिस्ट्रेट। Magistrate और कहीं मेट्रो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट एग्जीक्यूटिव। सर इसमें भी एक सवाल ये उठता है कि जुरिस्डिक्शन जो है हाँ। वो कहाँ बनती है? जिसने चेक दिया वहां बनती है, जिसने चेक लिया वहां बनती है, या जहां बैंक है वहां बनती है? देखिए सुनिए, एक कंट्रोवर्सी एक रिजॉल्व हो चुकी है और उसमें अमेंडमेंट अमेंडमेंट आ चुकी आ है। चुकी है। इसमें अभी नाउ ऑल कंट्रोवर्सी अर्लियर वाज सेटल्ड नॉट। Right. इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है 142 है, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है 2 कंडीशन है। पहले आप अगर जाओगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक तो नेचुरली उसमें है 177 वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। कमिटेड। तो ये जो ये वाला ऑफेंस है, ये जो है इसमें उन्होंने कहा इसमें स्पेसिफिक है, तो नेचुरली जो इसका प्रोसीजर है नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कंप्लेनेंट फ्रेंडली है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, इसको प्रिवेल करना है और जो जिस ऑलवेज Procedure is क्योंकि to- स्पेशल एक्ट है। जी तो इसमें लिखा है पहले कि जो चेक मिला है किसको, जो जिसको जो चेक मिला है वो अपने अकाउंट में डालता है आगे। जी अगर अपने अकाउंट में डालता है नेचुरली कंप्लेनेंट होगा अपने अकाउंट में। अगर yes. अब जो अपने अकाउंट में, तो बुक कीपर क्या होता है, चेक दूसरे बैंक का है जी तो वो अपने बैंक में जो डालना है, तो जहां उसका बैंक है किसका, अगर वो अपने बैंक में डालता है और किसी दूसरे जगह का बैंक का, तो जिस बैंक जहां वो बैंक होगा वही किसका? जुरिस्डिक्शन जिसको बनेगा। चेक दिया गया है कंप्लेनेंट और नेचुरली जो बाद में कंप्लेनेंट बनेगा, जी। तो उसका जहां अकाउंट है, जहां उसने प्रेजेंट किया है फॉर इनकैशमेंट, चाहे वो दूसरे बैंक में जाएगा, दूसरी सिटी में जाएगा, उस कोड की जुरिस्डिक्शन बनेगी। इसको आप कह सकते हो फ्रेंडली, Complainant friendly। मतलब कंप्लेनेंट के फेवर में जनरली। और एक और सिचुएशन, जी फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर वो करता है जहां अक्यूज लगा लो जिसने चेक दिया है, उसके अकाउंट में उस जगह पे जहां उसका अकाउंट है जी। किसका, वहां पे प्रेजेंट करता है जहां अकाउंट किसका है, जिसने चेक दिया है।
ड्रा रहा था चेक, जी यही होगा ना, ड्रा रहा था जिसने चेक दिया है, जी तो वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाती है, फिर वो उसी कोर्ट में जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिल्ली में है, दिल्ली में किसी को चेक दिया गया, तो दिल्ली में ही वो बैंक के पास चला गया, जी कौन, जिसके हक में चेक था, दिल्ली में ही चेक दिया गया, और उसका अकाउंट जिसने चेक दिया दिल्ली में अवेलेबल है, तो नेचुरली दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली के किसी बंदे ने जम्मू में चेक दिया और जम्मू वाले को चेक दिया और जम्मू में उसका अकाउंट है, उन्होंने अपने बैंक में डाल दिया, तो जम्मू में ही जम्मू में जुड़- डाल दिया, चाहे वो दिल्ली, उसका जिसने दिया वो दिल्ली का अकाउंट है, लेकिन फिर जम्मू की जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन बन जाती ये है। क्लियर लॉ हो चुका है, ये कंट्रोवर्सी आगे कुछ। सर इसमें ये भी सुना गया है कि आप इसमें अपनी पर्सनल एग्जेम्पशन करवा सकते हैं, एक्यूज्ड जो है अपने आप को पर्सनली एग्जेम्प्ट करवा सकते पहले हैं। आप पहले एग्जाम्पशन में पहुंच के पहले आप आओ ना, अभी कंप्लेंट दायर करो ना कोर्ट में, पहले कंप्लेंट तो दायर जो हो करेंगे। गया कंप्लेंट दायर, अभी पूछोगे कंप्लेंट कैसे दायर होगी, कंप्लेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, हाँ ठीक सेक्शन है। 200 यस। तो उसमें कंप्लेंट राइटिंग में होगी, उसमें एक मैं आपको बता दूं, वो उसका प्रोसीजर कहाँ से लाएंगे हम, सीआरपीसी सेक्शन 200 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। जी तो उसमें कई बार क्या कहा, मैं भी जज था, मैं जब रेल पे जज था यहाँ पे, तो वहाँ क्या करते, स्पेशल केसेस हमारे पास आते थे, ये वाले 138 के किसान, और बैंक वाले आते थे, जल्दबाजी में आते थे, वो एफिडेविट लाते थे, ऐसे कंप्लेंट की साथ में ही एफिडेविट लाया, तो हमने कहा नो, एफिडेविट कैन बी ऑफ बाय लीडिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस एफिडेविट हो सकता है, सुनिए मेरी बात, अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। सेक्शन 100 है, 200 है, जिसमें CRPC में कॉग्निजेंस जज ने लेना है, उसमें क्या लिखा है, टू एग्जामिन द कंप्लेंट ऑन ओथ एंड हिज विटनेस ऑन ओथ, ऑन ओथ ठीक है ना। तो ऑन ओथ एग्जामिन क्या है, उसको नेचुरली पर्सनली है, उसको पूछ सकते, थोड़ा सा जैसा अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सारी बातें होंगी। तो एग्जामिन कैन नॉट बी एफिडेविट, एविडेंस एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेंट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ, बट उसमें साइटेशन भी आ चुके हैं, क्लियर है ना। but sir तो usually आगे- we are filing the preliminary statement, so you mean to say कि that is not an evidence, that is not considered as an evidence. आपको CRPC इसमें मिल जाएगा अभी, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कि एविडेंस का क्या तरीका है देने का, नो डाउट यस। एविडेंस कब आएगी, जब आपको प्रोसेस इशू होगा, जी तो सेक्शन 200 में कॉग्निजेंस देगा, Cognizance और लिया जाएगा। 204 में CRPC में सर्विस के लिए जाएगा कि उसको अक्यूज की, फिर उसके बाद आपको पता है चाहे Statement. समन ट्रायल का प्रोसीजर लागू किया जाएगा। तो समन ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है, उसको उनको अपने 251 NCR कोड, उसमें आपको इक्वेशन पुट की जाएगी। जी तो अगर वो डिनाई प्लीड नॉट गिल्टी करता है, तो नेचुरली एविडेंस आएगी, कंप्लेनेंट आएगी, लीड करेगा, हाँ। कंप्लेनेंट लीड करेगा, फिर हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं, फिर एविडेंस एफिडेविट दे सकते हैं। तो उसने स्पेसिफिक लिखा है, आप बताओ क्या आपने पढ़ा we होगा। need to file an application for the same कि फिर उसमें अगर उसने क्रॉस एग्जामिन करना है, किसी ने, जी एक्यूज ने, तो किसी पर्पस के लिए एप्लीकेशन देगा, कि मुझे इसको cross गवाह को examine- क्रॉस उसमें एग्जामिन नहीं लिखा करना है, लेकिन एग्जामिन वर्ड है ऑब्वियसली, जिसने कंप्लेंट ने दे दिया एविडेंस जी। एफिडेविट, तो उसने क्रॉस एग्जामिन का राइट है, Yes. तो क्रॉस एग्जामिन करेगा, इसलिए बुलाएगा। हाँ, कहीं री एग्जामिनेशन उसमें प्रोसिक्यूशन भी लिखा है, तो वो भी जी। एक हो सकता है। तो और पूछे सर ये सवाल था मेरा कि पर्सनल जो पर्सनल एग्जाम्पशन, बिल्कुल कोई बात नहीं, पर्सनल एग्जाम्पशन में क्या है, लेकिन पर्सनल एग्जाम्पशन 2-3 केसेस में जो सिचुएशन होती है, पर्सनल एग्जाम्पशन ठीक है, लेकिन उसको आना पड़ेगा कब, जब उसकी जब स्टेटमेंट है उसकी जो उसको इक्वेशन पुट किया जाएगा 251 में, और जब उसको इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जब उसकी क्लोज होगी एविडेंस, इसकी जो इसकी अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट की कंप्लेंट एविडेंस की एविडेंस, तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्लास एग्जामिन, उसको मतलब वो एक एग्जामिनेशन होता है ना 313 में 313 में, जी उसके लिए भी आना पड़ेगा, क्यों, उसकी जगह वकील थोड़ा देगा। उसके हाँ कि ये एविडेंसेस आपके अगेंस्ट है, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अपने बचाव में। बचाव में, तो वो भी तरीका है। और पूछिए सर समय की बहुत हमारे पास तंगी है, बट ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार डिस्कशन चल रही है, बट वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।
तो इसलिए अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको हम शॉर्ट में एंड करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। अभी बहुत बातें करने वाली हैं। हाँ, बहुत सारी बातें आप तो हैं। शार्ट में कर दो कि ये अभी आपको कई बार मैंने कहा रिवर्टेबल है, इस पे भी बात हो सकती है। कहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, चेक दिया जाता है, कहीं एज ए सिक्योरिटी दिया जाता है। इस पे चर्चा मुझे लगता है कि बहुत, अगर आप हाँ, चाहोगे कि इसमें हम एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और तब के लिए आप हमें और मुझे लगता है कि आप दर्शकों को ये भी कह दो कि भाई अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं जी, मतलब इसको अच्छी तरह जो आपने किया है, नेक्स्ट आप हमें क्वेश्चन भी आप हमें मैसेज में, कमेंट्स भी अपने दे सकते कमेंट्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। हम हमें भी आपके पता क्वेश्चंस चले। ले लेंगे आपके, और उसके सवालों के जवाब जज साहब के पास है ही है, तो उनके जवाब भी आपको हम अगले एपिसोड में मुझे जरूर लगता है देंगे। एक और हमें एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है मुझे भी, बहुत सारे और सवाल है, क्योंकि उनको भी, क्योंकि अभी ये ये सिर्फ एक नक्शा हमने बताया है जी। जिसमें बहुत सारी साइटेशन है, बहुत सारा है। हाँ, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम इसको कि ये यहाँ पे हम और इसको ये बड़ा समझ- इम्पोर्टेंट जो है, Topic आज है। आप देखो लाखों की तादाद में है जी ये केसेस है, ये केसेस हैं। इसमें आपने देखना कंपाउंडेबल दिस इज अ कंपाउंडेबल है, स्टेज में इंटरम रिलीफ का भी इंटरिम रिलीफ का है जो अमेंडमेंट हुई है जो इस पे हो 143A सकता है। हाँ, ताकि तो वो एपलेट स्टेज पे भी है, तो चलो इसको आप कंटिन्यूशन में रखें। Yes. तो यही है मेरा। तो आपके जो भी सवाल हैं आप अपने कमेंट सेक्शन पे भी सेंड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। वी विल कम अगेन विद द सेम टॉपिक अगेन। थैंक यू। एंड एट लास्ट आई वांट टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।